हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, हिस्ट्री की वीडियो के क्रम में जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे का शुरू कर रहा हूँ और लेके आया हूँ हिस्ट्री का। देखिए, हम अगर आपको याद हो तो हम जो है गवर्नर जनरल पढ़ गए थे। गवर्नर जनरल हमने 1857 की क्रांति तक पढ़ लिया था। फिर हमने कहा था 1857 की क्रांति हुई तो शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास आ गया? ब्रिटेन की महारानी या साम्राज्य के पास चला गया शासन, है ना? ये हमने बात की थी, अगर आपको याद हो तो। यहीं से अब गवर्नर जनरल को कहीं जगह पे वायसराय भी कहते हैं। हालांकि सरकारी कागजों में गवर्नर जनरल का भी प्रयोग हुआ है, इसीलिए कभी भी इस बात को नहीं बोला गया है कि ये गलत है। सही है, गवर्नर जनरल की जगह अगर कहीं वायसराय भी प्रयोग किया जाएगा वो भी ठीक है, और वायसराय की जगह गवर्नर जनरल होगा तो वो भी ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं वहीं जहां हमने छोड़ा था उससे अगली वीडियो। देख, लॉर्ड कैनिंग, आप जानते हैं 1856 में ये आए थे। ठीक बात है। इनके आने के बाद 1857 में विद्रोह हो गया था। ठीक है, विद्रोह होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब जो है गवर्नर जनरल साम्राज्य के प्रतिनिधि हो गए भारत में। भारत में किसके प्रतिनिधि हो गए? साम्राज्य के। तो यही साम्राज्य के प्रतिनिधि हो गए। अब ये साम्राज्य की प्रतिनिधि के रूप में 1858 से 62 के रूप में शासन कर रहे हैं, इसलिए इन्हें अब वाइसराय भी कह देते हैं। केवल पदनाम में अगर चेंज देखेंगे तो है, बाकी कोई चेंज नहीं है। इनकी कार्य शक्ति आदि में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। मैं आपको अगर ध्यान हो तो भारत शासन अधिनियम पढ़ा भी चुका हूँ प्रशासनिक विकास में, तो उसमें आपने देखा भी होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या क्या चर्चा में रहते हैं। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया। बिल्कुल ठीक बात है, प्रथम वायसराय बन गए। कैनिंग के कार्यकाल में आईपीसी, देखिए सीआरपीसी में तो मैं नहीं बोलूंगा कि आपको इन्हें देखना चाहिए, ये तो 1972 की है, 72-73 की, तो ये तो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। आईपीसी की बात कर लेते हैं। आईपीसी पास हुआ, इंडियन पीनल कोड, है ना, भारतीय दंड संहिता। अभी बात करता हूँ। कैनिंग के समय लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। चलिए ठीक है, अभी चर्चा कर लेते हैं। 1861 का भारत परिषद अधिनियम पारित हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, कैनिंग के समय हम पिछली वीडियो में ये सारे पढ़ चुके हैं, भारत में प्रशासनिक विकास की वीडियो में। कैनिंग के कार्यकाल में ही भारत में भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, पीछे अभी मैं पिछली वीडियो में पढ़ा के आया हूं, अभी चर्चा कर लेते हैं। इसके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कैनिंग के समय। चलिए पहले इस पेज को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए देखिए, आईपीसी की बात करूं तो मैं आपको आईपीसी का वो बता देता हूँ। 1834 में आपको याद होगा में मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना। इसकी अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में पहला विधि आयोग बना था। क्या बना था? पहला विधि आयोग, है ना। तो विधि आयोग जब बना था मैकाले की अध्यक्षता में, इसी विधि आयोग ने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया था। क्या तैयार किया था? आईपीसी का प्रारूप जो है इसी ने तैयार किया था। चलिए ठीक बात हो गई, यहां से तो हमारी बात पूरी हो गई। ठीक है, अब ये आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार हुआ, इसे ब्रिटेन की संसद ने कब पास किया? ब्रिटेन की संसद ने 6 अक्टूबर 1860 को ब्रिटेन की संसद ने पास कर दिया। इसे ब्रिटेन की संसद ने क्या किया? पास किया। ठीक हो गई बात। और ये लागू कब हुआ? पूरी तरह से 1862 में लागू हो गया। तो आपको मैंने इसलिए लिखा है, ये कहीं जगह वर्ष में भी दिक्कत आती है, कहीं जगह 61 दे रखा होता है। पूरी तरह से लागू हुआ 1862। ठीक है, 60 के बाद 1862 में पूरी तरह से लागू हुआ। अब आप याद रखिएगा, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है ना। चलिए, कैनिंग के समय में कह रहा है लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। चलिए यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ। 1854 में विधि सदस्य थे वुड। वुड की जो रिपोर्ट आई थी उसे कहते हैं वुड का डिस्पैच। मैं पीछे पढ़ा भी चुका हूं आपको एजुकेशन वाली वीडियो में। ठीक है, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच की रिपोर्ट पर इसे क्या कहते हैं? वुड डिस्पैच की रिपोर्ट को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसे, है ना। वुड की रिपोर्ट को क्या कहते हैं? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा मतलब महाअधिकार पत्र। क्यों? क्योंकि इसमें
प्राथमिक से लेकर संपूर्ण शिक्षा पर चर्चा की गई थी। संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा, संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा की। ठीक होगी बात। तो इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसी में कहा गया था कि 3 विश्वविद्यालय बनेंगे। क्या बनेंगे? 3 विश्वविद्यालय। अब ये 54 में तो कहा गया था, लेकिन बन के कब तैयार हुए आप देख लीजिए। एक है कलकत्ता विश्वविद्यालय, ये लिखा हुआ कलकत्ता विश्वविद्यालय। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो बना है वो 24 जनवरी 1857 को बना है। ठीक है, आप डेट भी याद करिएगा। सबसे पहला विश्वविद्यालय 24 जनवरी 1857 को बना है। उसके बाद अगर जो बात करूं मैं मद्रास विश्वविद्यालय की, मद्रास विश्वविद्यालय बना है आपका 5 सितंबर 1857। ठीक हो गई बात। और रह गया मुंबई विश्वविद्यालय। मुंबई विश्वविद्यालय बना है आपका 18 जुलाई 1857। कभी इनका क्रम लगाने को आ जाए पेपर में और आपका क्वेश्चन खराब हो जाए, उससे बढ़िया है कि आप इन्हें देख लीजिएगा, है ना। चलिए, 1861 का भारत परिषद अधिनियम कैनिंग के समय पास हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। मैं 1861 का अधिनियम पूरा पढ़ा चुका हूं, पिछली वीडियो में आप देखेंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें हिस्ट्री की वीडियो में, तो आप देखेंगे ब्रिटिश शासन के अधीन भारत में प्रशासनिक विकास, इसमें 1861 का पूरा एक्ट डिस्कस किया है मैंने, तो मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूंगा। कैनिंग गवर्नर जनरल के समय लागू किया। चलिए, कैनिंग के समय ही भारतीय इतिहास का प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ। पिछली वीडियो में मैंने आपको किसान विद्रोह में बताया था, अगर याद हो 1859-60 में, याद आया नहीं? बंगाल के नादिया जिले का नील विद्रोह, नादिया बंगाल में क्या हुआ था? नील विद्रोह हुआ था। हमने बात करी थी, ददनी प्रथा पे भी बात की थी, और नेता थे यहाँ पे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक बात है, वह विष्णु विश्वास। ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा कि भाई क्या था, हरिश्चंद्र मुखर्जी ने क्या किया, नील विद्रोह को किसने सपोर्ट किया, हिंदू पैट्रियट ने क्या किया, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि फिर दोहराव आ जाएगा, आपका ही समय खराब होगा। तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, भारत में किसान विद्रोह में ये आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन डिस्कस नहीं हुए उनकी बात कर लेते हैं। इनके समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने के जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। एक्चुअल में ये यही आते हैं अक्सर ना, कि किसके सहयोग से हुआ था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। और आपको पता है इन्होंने अपने बेटे की शादी एक विधवा महिला से की थी। ठीक बात है, अपने बेटे की शादी एक विधवा महिला से भी की थी, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन हो जाता है। इसके अलावा चलें देखें और क्या है कैनिंग के समय का। कैनिंग के समय का और कुछ नहीं है, मेरे को लगता है जो रह गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपको समझ आ गया होगा। चलिए मैं और बता देता हूँ। चलिए पहले मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ठीक है, चलिए कैनिंग के समय के और जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बात कर लेते हैं। कैनिंग के समय ही 1861 में एक एक्ट आया था जिसका नाम था हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, मैं पूरा इतिहास बता देता हूँ। आपको याद होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, पीछे हमने जब पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। भारत में उस समय सबसे बड़ा था न्यायालय, तो उसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ठीक है, एलिजाइन पे जिसके पहले न्यायाधीश थे। ठीक है, अब इसे क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया और इसकी जगह पर 1861 का क्या आ गया? हाई कोर्ट एक्ट आ गया। ठीक है, हाई कोर्ट एक्ट, इस एक्ट के तहत भारत में हाई कोर्ट बनेंगे। सबसे पहले बनेगा 1 जुलाई 1862 को। कौन सा हाई कोर्ट होगा? ये आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक बात है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो पहला विश्वविद्यालय भी यही था, कलकत्ता हाई कोर्ट हो गया 1 जुलाई 1862 को। अब इसमें क्या क्वेश्चन हो सकते हैं? इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे इसके बार्न्स पीकॉक बने, पीकॉक पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे। ठीक बात है। और अगर पूछे जो कलकत्ता हाईकोर्ट बना था, फेमस व्यक्ति हैं, तो इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार मतलब आर्किटेक्ट कौन थे जिसने डिजाइन किया था कलकत्ता हाईकोर्ट को? तो उनका नाम था वाल्टर ग्रेविले। क्या नाम था? वाल्टर
ग्रेजुअली। ठीक है, ये चलिए देख लेते हैं, ये है ना। उसके बाद अगर जो आपसे पूछे, एक चीज और पूछ सकता है आपसे, ये तो हो गए कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले अंग्रेज। अगर आपसे पूछे पहले भारतीय कौन थे इसके न्यायाधीश, तो देखिए यहाँ आप किताबों में पढ़ते भी होंगे, प्रथम भारतीय आपने पढ़ा होगा शंभूनाथ पंडित। तो शंभूनाथ पंडित ही बने थे कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले भारतीय। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ये भी आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, कब का है डेट याद रखिएगा, 1 जुलाई 1862 का है कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर आपको याद हो, एक 3 हाईकोर्ट बने थे। एक बना था बम्बई हाईकोर्ट। अब बम्बई हाईकोर्ट कब बना था ये भी देख लेते हैं। ये बना था 14 अगस्त 1862 को बना था बम्बई हाईकोर्ट। ठीक बात है। देखिए ये 62 में बना था, लेकिन आज वर्तमान में जहां पर है ना, वर्तमान जगह पर ये आया है 1878 में। तो खैर हम तो मानेंगे 1862 में बना है। ठीक बात है। उसके बाद आपसे पूछे कि पहले न्यायाधीश कौन थे, तो प्रथम न्यायाधीश जो थे यहाँ पे वो मैथ्यू रिचर्ड थे। क्या नाम था उनका? नाम था मैथ्यू रिचर्ड। जरूरी नहीं है कि आप याद करें, कोई जरूरी नहीं है ना। उसके अलावा अगर जो बात करूं मैं आपके, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रथम न्यायाधीश होगा, डिजाइनर कौन थे? तो डिजाइनर बॉम्बे हाईकोर्ट के आप याद रखिएगा, जेम्स ए फुलर थे, है ना। जेम्स ए फुलर थे पहले इसके डिजाइनर। डिजाइनर। चलिए, तो कलकत्ता, बंबई और मद्रास में भी हाईकोर्ट बना था। मद्रास हाईकोर्ट भी 1862। चलिए, मुझे ये बताना था तो मैंने आपको बता दिया, मुख्यतः आप इसे तो याद ही कर लीजिएगा। चलिए, 3 जगह पे हाईकोर्ट एक्ट बना था 1861 का हाईकोर्ट एक्ट, उसके तहत कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाईकोर्ट बने थे, और उनमें भी पहला हाईकोर्ट आपका कलकत्ता हाईकोर्ट। ठीक है, ठीक रहेगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। आगे चलता हूँ मैं। चलिए, लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन 62 से 63। देखिए बीच में जो कार्यवाहक गवर्नर जनरल आए हैं, मैंने उन्हें नहीं उठाया है क्योंकि उनके समय का कोई महत्वपूर्ण कार्य है ही नहीं। अगर जो महत्वपूर्ण कार्य होता तो मैं उठाता। ठीक है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण कार्य है नहीं तो इसलिए मैंने नहीं उठाया है। अब लॉर्ड एल्गिन के समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या है? बहावी आंदोलन का इन्होंने सफलतापूर्वक दबाया था। अब बहावी आंदोलन को सफलतापूर्वक दबाया था, इसे समझिए। बहावी आंदोलन को मैं पीछे पढ़ा चुका हूं आपको, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह में। ठीक है, एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, जरा सा बताऊंगा बस, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन था, और इसके नेता कौन थे? अब्दुल बहाव ने शुरू किया था, अब्दुल बहाव। और इसके भारत में नेता कौन थे? सैयद अहमद राय बरेलवी, याद होगा आपको। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन था ये, आप याद रखिएगा, बस इतना मैंने आपको बता दिया। आप अगर जो कभी किताब में पढ़ेंगे या गूगल में पढ़ेंगे तो दोनों में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा, लेकिन इतिहास में ना ये एक स्थापित तथ्य है कि लॉर्ड एल्गिन ने इसका सफलतापूर्वक दमन किया था। नहीं तो आप इसको गूगल आदि पे पढ़ना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि वर्ष में इसका काल 62 से 63 है, और बहावी आंदोलन का समय कुछ और मिलेगा आपको। लेकिन ये याद कर लीजिएगा, इतिहास में स्थापित तथ्य है तो इसे याद करना चाहिए हमें। लॉर्ड एल्गिन की धर्मशाला में मृत्यु हो जाएगी, हिमाचल प्रदेश, वर्तमान हिमाचल प्रदेश है, उस समय पंजाब का सेक्शन हुआ करता था। धर्मशाला में मृत्यु हो गई, बिल्कुल ठीक बात है। इनका यहीं पर अंतिम संस्कार कर दिया गया था, यहीं पर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा। आपसे ये भी पूछ लेता है कि किसकी धर्मशाला में मृत्यु हुई थी, ये तो नहीं पूछेगा हिमाचल या पंजाब, तो आपको एल्गिन का याद रखना है। ये लॉर्ड एल्गिन जो है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम है ये। ठीक है, दोबारा भी आपको ये नाम देखने को मिलेगा, तो लॉर्ड एल्गिन प्रथम के नाम से हम याद करेंगे। चलिए, जॉन लॉरेंस का साल 1864 से 69 है। इनके समय का एक ही क्वेश्चन है जो बार बार आपको पेपर में आ जाता है। इसने जो नीति चलाई थी उसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति। किसकी नीति? अहस्तक्षेप की नीति। ठीक बात है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था अफगानिस्तान के मामले में, मतलब आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना करना। क्या ना करना? हस्तक्षेप न करना। ठीक बात है, ये थी इसकी नीति, याद रखिएगा। जॉन लॉरेंस की नीति है, और यही पेपर में क्वेश्चन किया जाता है।
जॉन, अब आपसे पूछे जॉन लॉरेंस की नीति कब बदल गई? देखिए जॉन लॉरेंस, अभी हम पढ़ रहे हैं गवर्नर जनरल लॉरेंस का काल आप पढ़ रहे हैं 1864 से 69। फिर आप पढ़ेंगे, इसके बाद आएगा नेक्स्ट मेयो, मेयो का काल होगा 1869 से 72। उसके बाद हम जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल पढ़ेंगे उसका नाम होगा नॉर्थ ब्रूक, इसका काल होगा शायद 1872 से 76। तो लॉरेंस की नीति को ये भी पालन करेंगे, है ना। फिर लिटन बदलेगा इस नीति को, कौन बदलेगा? लिटन बदल देगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये इंटरफेयर करना शुरू कर देगा। तो लॉरेंस ने, पेपर में पूछा गया है कि किसके विरुद्ध, किसके किसके मामले में हस्तक्षेप की नीति चलाई थी, तो ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप याद रखिएगा अफगानिस्तान के मामले में। यूरोप के साथ संचार व्यवस्था शुरू होगी, चलिए ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कह रहे जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालयों की देखिए स्थापना पहले हो गई थी, वो बिल्डिंग बिल्डिंग बन के तैयार हुई हो, तो इसे मैं ज्यादा याद करने के मूड में नहीं हूँ। ना ही मैं आपसे कहूंगा कि आप भी ज्यादा अच्छे चक्कर में पड़े। मैंने आपको डेट बता दी है, उस डेट को याद रखिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसमें आप उलझ जाएंगे। चलो आगे। लॉर्ड मेयो, ठीक बात है। भारतीय इतिहास में कुछ गवर्नर जनरल को हमेशा याद रखा जाता है और उनमें एक मेयो भी। मेयो का काल है 1869 से 1872। इनके समय में भारतीय सांख्यिकी बोर्ड की स्थापना हुई। चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं, ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ना, बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। चलिए, भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना 1872 में मेयो के समय हुई, बिल्कुल ठीक बात है। एक क्वेश्चन है, याद कर लेते हैं हम। मेयो के समय हुई, लेकिन इसमें क्या था, इसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, कि मोटे मोटे तौर पे की गई थी, या वैज्ञानिकता का अभाव था, आगे हम देखेंगे जब अगली जनगणना होगी वो वैज्ञानिकता लिए हुए होगी। तो इसलिए दो क्वेश्चन बन जाते हैं, बस ये क्वेश्चन यह है कि पहली जनगणना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद मेयो के कार्यकाल में अजमेर राजस्थान में, अजमेर जो कि राज्य राजस्थान था, मेयो कॉलेज की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है, मेयो कॉलेज। अब आपसे पूछे मेयो कॉलेज क्यों बनाया गया, तो जस्ट उससे देख लेते हैं। देखिए, भारत के राजाओं, जो राजराजे रजवाड़े थे ना, राजाओं के पुत्रों को शिक्षा मिल सके, है ना, पुत्रों को क्या मिले, पुत्रों को शिक्षा मिल सके, इसके लिए ही इसकी स्थापना की गई। इस बात है, याद रखिए। चलिए, 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी, ठीक बात है, याद कर लेंगे हमसे। मेयो के कार्यकाल में कृषि विभाग की स्थापना हुई, आपको याद कर लेना चाहिए। चलिए, अब मेयो की एक अफगान ने छुरा मारकर हत्या कर दी, बिल्कुल ठीक बात है। क्या था, देखिए ये ना सेलुलर जेल का निरीक्षण करने गया था, सेलुलर जेल। अब आप कहेंगे सेलुलर जेल कहाँ, अंडमान निकोबार में, ना, अंडमान निकोबार में उस समय काला पानी हुआ करता था यहीं पर। तो इस सेलुलर जेल की हत्या करने गया था, और सेलुलर जेल की निरीक्षण करने गया था, सॉरी, सेलुलर जेल का जब निरीक्षण कर रहा था, निरीक्षण करके जब वापस आ रहा था, तो इसकी हत्या किसने कर दी थी, इसकी हत्या शेर अली खान ने कर दी। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, शेर अली खान ने इसकी हत्या कर दी थी, उत्तराखंड में आया हुआ। लेकिन मेयो को यहाँ दबाया नहीं जाएगा, मेयो को सीधा कहाँ ले जाएंगे, इंग्लैंड ले जाएंगे इसके शव को। तो ठीक बात है, तो याद रखिएगा, इसकी अफगान ने हत्या कर दी थी। मेयो के समय का और कोई क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और है जो मुझे देखने के लिए यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, जिसे आपको समझना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेयो का वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसने की, शुरुआत आपके मेयो में, ठीक होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कहेंगे वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत क्या मतलब है इसका, देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1861 में स्थानीय स्वशासन एक्ट पास हुआ था, ठीक बात है, आप कह लीजिए स्थानीय स्वशासन एक्ट अधिनियम पास हुआ था, जिसके तहत 1800, मैं लिख रहा हूं, बंगाल 1864, ठीक है, आप समझिएगा, मद्रास 1865, ठीक है, कहा गया, क्यों पलट गया भाई, मद्रास 1865 इधर लिख देता हूं, पंजाब 1867, ठीक है, और यूपी, जिसे उस समय संयुक्त प्रांत कहते थे, संयुक्त प्रांत कहते थे, यहाँ पर 1868 क्या हुआ था वो देख लेते हैं। यहाँ पर नगर पालिका बनी, क्या बनी थी, नगर पालिका बनी, ठीक होगी बात।
अब आप कहेंगे नगर पालिका बनी, बिल्कुल ठीक बात है, नगर पालिका बन गई। अब नगर पालिका बनने के बाद मेयो ने क्या किया, मेयो के कार्यकाल में तो नहीं बनी। मेयो ने क्या किया था, इन नगर पालिका को कई कर लगाने की शक्ति प्रदान की, कई कर लगाने की अनुमति दी। अब इसे ही कहते हैं वित्तीय विकेंद्रीकरण। देखिए, वित्तीय का मतलब फाइनेंशियल, विकेंद्रीकरण का मतलब डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मान लो पहले केंद्र ही कर लगा रही थी, फिर राज्य भी लगा रहा था, अब नगर पालिका भी कर लगा रही, तो कर लगाने की शक्ति को बांट दिया इन तीन जगह पे। इसे ही कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर। तो यही वित्तीय विकेंद्रीकरण, वित्तीय विकेंद्रीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है, उसकी शुरुआत लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई है। याद रखिएगा, आज भी आपके यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन है, नगर पालिका, पंचायतें दुनिया भर के कर लगाती हैं, तो आप जानते होंगे इसकी शुरुआत मेयो ने करी थी। चलो आगे। फिर मैंने मैं बता ही दिया, लॉरेंस ने जो हस्तक्षेप की नीति शुरू की थी, मेयो ने क्या किया, मेयो ने हस्तक्षेप मेयो ने हस्तक्षेप की कि लॉरेंस की नीति का पालन किया, लॉरेंस की नीति का क्या किया, कंप्लाई किया, पालन किया। याद रखिएगा बस, ठीक होगी बात। चलिए नेक्स्ट आ रहा हूं, कह रहा लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक बात है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय बंगाल में अकाल पड़ा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। भारत में इसकी नीति क्या थी, करों में कमी, अनावश्यक करों को लगाना और कृषि योग्य भूमि पर करों का भार कम करना, इसकी नीति थी। चलिए ऐसा कुछ किया तो हमें ऐसा ध्यान नहीं पड़ता। इसके समय की, नॉर्थब्रुक के समय की, पहले तो हमने कहा कि इसने हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, नहीं किया, हाँ किया। हस्तक्षेप की नीति का पालन किया, जिसे किसने शुरू किया था, जिसे शुरू किया था आपके लॉरेंस ने शुरू किया था, लॉरेंस ने जिसे शुरू किया। ये तो हो गई बात ठीक, ठीक है, इससे यार तो कुछ नहीं। चलिए अब नीचे आ जाइए, पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था इसके समय, बिल्कुल ठीक बात है। कूका आंदोलन से संबंधित एक आधा क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, जो हमें आपको समझना चाहिए। देखिए कूका, जो ये कूका मूवमेंट है, ये 1840 में शुरू हुआ, ठीक बात है। इस कूका संघ की स्थापना, और संघ की स्थापना किसने की थी, सेन साहब ने की थी। किसने की थी, सेन साहब ने की थी। सेन साहब का दूसरा नाम भी मैं लिख देता हूं, भगत जवाहर मन। ठीक होगी बात, इन्होंने शुरुआत की थी। चलिए अब आप कहेंगे कूका का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सिखों के संप्रदाय है जिसका नाम है नामधारी, ठीक है, नामधारी संप्रदाय। अब नामधारी संप्रदाय के लोग ही क्या कहलाते थे, लोग क्या कहलाते थे, कूका कहलाते। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप कहेंगे टकराव क्यों हुआ, वो देख लीजिए। देखिए अंग्रेज क्या कर रहे थे, अंग्रेज गाय काटते थे। ईसाई लोग हैं, वो गाय काटते थे, खाते थे। इसी बात को लेकर के ये सशस्त्र विद्रोह हुआ। बात है, क्या हुआ है, सशस्त्र विद्रोह इसी बात को लेकर हुआ है। अब आपसे पूछिए किसने किया, ये किया बालक सिंह ने, ठीक बात है। वह उनके अनुयायी थे, क्या नाम है उनके अनुयायी का, आप देख लीजिएगा, राम सिंह कूका। ठीक है, तो दो लोगों का नाम आप याद रख लीजिएगा, राम सिंह कूका। ठीक है, ये आपको याद कर लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। जो भी चीजें जानकारी थी मैंने आपको बता दी। चलिए, इन्होंने नोटबुक में 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। इनके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा हुई 1875, बिल्कुल ठीक बात है। इंदौर के होलकर के यहाँ भी गए थे ये, बस देख लीजिए, इससे ज्यादा कुछ था नहीं इनका, मैंने बहुत चेक किया। चलिए, सुएज नहर खुल जाने से व्यापार में वृद्धि हुई, चलिए ठीक है, ये तो बस हमने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट चलता हूं मैं आपके साथ। नेक्स्ट है हमारे लॉर्ड लेटन। ठीक हो गई बात। लॉर्ड लेटन का काल क्या है, लॉर्ड लेटन का काल है 1876 से 1880। चलिए देखिए, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट बुलबेर लिटन एडवर्ड है, लेकिन उपनाम इनका ओवन मेरेडिथ है।
ओवन मेरिडिथ आपको इनको किस नाम में, साहित्य जगत में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए निबंध लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं और कवि भी हैं। तो देखिए लिखा भी है साहित्य में ही ऐसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना गया है, ऐसे नहीं इन्हें। ठीक बात है, साहित्य में इन्हें ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना गया है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए 1876 से 1880 इनका काल है। चलिए अब इनके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा। बिल्कुल ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलिए तो इनकी यहाँ पे अकाल पड़ा, तो अकाल पड़ने के बाद इन्होंने एक आयोग बनाया। क्या बनाया? अकाल आयोग बनाया। अब आपसे पूछे अकाल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो रिचर्ड स्ट्रेची थे। आपको याद कर लेना चाहिए, रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में इन्होंने क्या बनाया? अकाल आयोग बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पेपर में कई बार पूछा गया स्ट्रेची आयोग किसके समय का है, तो आप मिलान में लगाएंगे रिटर्न के समय का है। इसकी सिफारिशें देख लेते हैं क्या है। सिफारिश में क्या कहा था? इसने कहा था अकाल के समय जो मुफ्त सहायता है वो असमर्थ गरीब को मिले। बस किसको मिले? जो गरीब व्यक्ति है और जो काम करने में क्या है, असमर्थ है। ठीक बात है, तो जो समर्थ है उसे क्या मिले? समर्थ को काम दो। ठीक है, ये बात कही थी, ऐसे नहीं फ्री में बांटो, ऐसा नहीं कहा था। ठीक बात है। चलिए, और इसी की सिफारिश में पेपर में क्वेश्चन भी आया था। हर प्रांत में अकाल कोष बनाने की बात की गई थी। ठीक बात है, अकाल कोष, ये तो अकाल है, जैसे हमारे यहाँ पे राहत कोष बनाते हैं, ऐसे ही अकाल कोष की बात की गई थी। हर प्रांत में अकाल कोष बने, ये इनकी सिफारिश थी, इंपॉर्टेंट सिफारिश है। ठीक बात है। चलिए अब मैं आपको बताऊं, ये जो इनकी सिफारिश है स्ट्रेची आयोग की, इसी, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप देख लीजिए, इसी आधार पर भविष्य की अकाल नीति बनी। ठीक बात है। चलिए ये आपको सामने हो गया, ये लिखा ही नीचे स्ट्रेची की अध्यक्षता में। चलिए ये वाली बात तो पूरी हो गई। उसके बाद लिटन के कार्यकाल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। चलिए इसे भी देख लेते हैं। हाँ, पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए 1876 की बात है। 1876 में ब्रिटिश संसद ने, किसने? ब्रिटिश संसद ने क्या किया? ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था राज उपाधि अधिनियम। क्या था ये? राज उपाधि अधिनियम पास किया ब्रिटेन की संसद ने। इसमें क्या था? जिसमें, जिसके द्वारा महारानी को केसर हिंद घोषित किया गया। ठीक होगी बात। केसर हिंद का मतलब अब भारत भी ब्रिटेन की महारानी के अंदर हो गया। अब ये अधिनियम कब पास हुआ? याद रखिएगा 1876। अब इसकी घोषणा भारत में भी हो, तो इसीलिए 1877 में भारत में क्या हो रहा है? दिल्ली दरबार हो रहा है। कब हुआ था? 1 जनवरी 1877 को भारत में दिल्ली दरबार हुआ है। ठीक हो गई बात। और दिल्ली दरबार में ये घोषणा पड़ी गई है कि राज उपाधि अधिनियम पास हो गया है। अब भारत की रैयत, भारत की मतलब जनता, अब ब्रिटेन की महारानी के अधीन हो जाती है। अब आप देखिए 1877 है, और मैंने अभी बात की अकाल। अकाल भी कब का है? अकाल भी 1876 से 78 के बीच का अकाल है। 77 का अकाल समझ लीजिए। एक तरफ अकाल पड़ रहा है और एक तरफ यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है दिल्ली दरबार में। सरकार को ऐसा थोड़ी करना चाहिए था, सरकार को इस समय अकाल सहायता देनी चाहिए थी, लेकिन सरकार भारत में दिल्ली दरबार करके करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। तो सरकार के विरुद्ध एक जन आक्रोश बढ़ेगा, और हम देखेंगे उसके बारे में अगली घटना क्या घटेगी। ठीक होगी बात। चलिए, लिटन ने अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल प्राच्य विद्यालय की स्थापना की। देखिए अब यहाँ पर भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। इतिहास में ये स्थापित तथ्य है कि लिटन के समय हुई थी, लेकिन अगर जो आप चेक करेंगे तो इसका वर्ष आता है 1875 में। अब 1875 में लिटन था नहीं। लिटन का कार्यकाल क्या है आप देखिए, लिटन का 1876 से 80 है, लेकिन हम इसे याद करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन इसलिए क्या आता है, इसके संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां क्या है? संस्थापक हैं मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के।
ठीक है, यही जो है 1920 में क्या बन जाएगा, 1920 में इसका नाम हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, आप जानते हैं 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो जाए। संस्थापक कौन है? सर सैयद अहमद खान। ठीक होगी। उसके बाद 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर लेते हैं। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं 1878 में पास किया गया। आप कहेंगे ये क्यों पास किया गया? मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि एक तरफ तो दिल्ली दरबार था और दूसरी तरफ क्या हो रहा था, दूसरी तरफ आप जानते हैं अकाल था। तो सरकार दिल्ली दरबार में व्यस्त थी और अकाल से जनता त्रस्त थी। ऐसे में समाचार पत्रों ने सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी। अब सरकार की आलोचना करनी शुरू कर दी तो सरकार ने समाचार पत्रों का गला घोटने के लिए एक एक्ट पारित कर दिया, वर्नाकुलर। वर्नाकुलर का मतलब होता है देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? सरकार के खिलाफ लिखने वाले समाचार पत्रों का गला घोटना था। ठीक होगी बात? लिखा है ना, स्थानीय भाषाओं में समाचार पत्र आदि को विद्रोहात्मक प्रकाशन का बंद कर दिया, सामग्री के प्रकाशन का बंद कर दिया। ठीक है, इसमें क्या कहा था? इसमें दंड नायक की शक्ति बढ़ा दी गई। जो दंड नायक होते हैं ना मजिस्ट्रेट, उनकी शक्ति बढ़ा दी गई। वो क्या करे? इन्होंने कहा जो भी छापोगे पहले सरकार को दिखाओ, आप एक जमानत राशि दो, अगर गलत छापा तो आपकी जमानत राशि जब्त हो जाएगी। ठीक है, जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी। आपका छापा खा दोबारा किया तो छापा खाना भी आपका क्या हो जाएगा? जब्त हो जाएगा। तो इस तरह से था। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में एक व्यक्ति का कथन है, वो बता देता हूं मैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका एक कथन है, वो देख लेते हैं। वो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था इस एक्ट को आकाश से, ठीक है, वज्रपात, ठीक है, आकाश से वज्रपात हुआ है। ठीक है, चलिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था। उसके बाद में आगे चलता हूं। आर्म्स एक्ट पारित किया गया 1878। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, आर्म्स एक्ट 1878 का 11वें अधिनियम का पार्ट था और जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 9वां अधिनियम। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के 9वें अधिनियम द्वारा समाचार पत्रों पर रोक लगाई गई थी और 11वें अधिनियम द्वारा क्या किया गया? 11वें अधिनियम द्वारा कहा गया कि भारतीयों को शस्त्र रखने और बेचने किसके लाइसेंस लेना पड़ेगा, यानी कि भारतीय बिना लाइसेंस के ना तो हथियार रख सकते हैं ना ही उसका व्यापार कर सकते हैं। जबकि अदर देन भारतीय यानी ब्रिटिश या यूरोपीय लोग ऐसा कर सकते थे, उनके लिए कोई रोक नहीं थी। तो है ना भेदभाव, इसलिए इसका क्या होगा? विरोध होगा। चलिए, अगर आप पकड़े गए तो 3 वर्ष की जेल, ठीक है, और या जुर्माना जो आपको कबूल हो वो आपको मिल जाएगा, या दोनों भी मिल सकता है। ज्यादा ही खराब आपने छाप दिया है तो ठीक बात है। दोबारा किया या अपराध छुपाने की कोशिश की तो 7 वर्ष की जेल है दोबारा करने का। ठीक होगी बात? तो इस तरह से ये क्या था? भारतीयों का गला घोट रहे हैं। ठीक होगी बात? चलिए, सिविल सेवा परीक्षाओं से आइए। सिविल सेवा परीक्षाओं का मैं आपको थोड़ा सा इतिहास बता देता हूँ, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखिए, 1833 में आप जानते हैं क्या कहा गया था कि भर्ती में धर्म, जन, लिंग, रंग के भेदभाव से मुक्त होगी। भेदभाव से क्या होगी? भेदभाव से मुक्त होगी भर्ती, ये कहा गया था 1833 में। और 1853 में क्या हुआ था? फिर 1853 में कंपनी के उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु क्या होने लगी थी? प्रतियोगी परीक्षा होने लगी थी। ठीक बात है, प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हो गया, आप जानते हैं। ठीक हो गई बात? चलिए, अब आप जानते हैं फिर हमारे पहले व्यक्ति 1864 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है क्या बनेंगे? पहले आईसीएस बन जाएंगे, आप जानते हैं। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने परीक्षा की अधिकतम आयु पहले अब 21 थी, 21 से घटा करके इन्होंने कितनी कर दी? 19 साल कर दी। ये बड़ा ही देखो, यानी कि अधिकतम 19 साल का लड़का
परीक्षा देने कहाँ जाएगा? लंदन। वेन्यू है लंदन और माध्यम है अंग्रेजी। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये चाह नहीं रहे कि भारतीय, इन्होंने दिखावा तो करा कि हम भेदभाव समाप्त कर रहे हैं और प्रतियोगी परीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये चाह नहीं रहे कि भारतीय किसी तरह भी प्रवेश करें। तो उसने अधिकतम आयु इससे पहले 23 थी, 23 से 22 हुई, 22 से फिर 21 हुई, 21 से 19 हो गई। तो इसने जो 19 करी थी ना, अधिकतम आयु थी, यानी 19 साल का लड़का ही मैक्सिमम फॉर्म भर सकता है या उससे छोटा। अब आप बताइए, 19 साल का लड़का लंदन में परीक्षा दे पाएगा? तो ये किसी न किसी तरह नकारात्मक योग्यता है जो भारतीयों को रोकने की कोशिश की गई। चलिए, उसके अलावा लिटन के और क्या काम है उन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूं, और एक आधा काम और रह गया है जो यहाँ नहीं है, वो भी हम देखेंगे। चलिए, लिटन के अगर जो एक दो काम को और देखें तो मैं बताता हूं आपको। इसने लिटन ने क्या किया, मेयो के आर्थिक विकेंद्रीकरण, हमने बताया था मेयो ने आर्थिक विकेंद्रीकरण को शुरू किया था, को क्या किया इसने, बढ़ाया। यानी कि यहाँ पे तो चलो पॉजिटिव किया, क्या किया इसने जो प्रांतीय सरकारें थी, ठीक बात है, प्रांतीय सरकारें, उनको क्या कर दिया, उनको आबकारी, उत्पादन कर, ठीक है, आदि खर्च करने का अधिकार दिया। ठीक बात है, आदि खर्च करने का अधिकार दिया, तो वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, जस्ट ऐसे ही याद करेंगे। चलिए, उसके अलावा एक जो चीज इसके यहाँ की इंपॉर्टेंट है, इसने क्या किया था, इसने लंदन से आने वाली 29 वस्तुओं, लंदन से आने वाली 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाया। आप समझ रहे हैं इसका मतलब क्या, आयात शुल्क हटाया, इसका मतलब कौन से थे, सूती कपड़ा, लट्ठा, चीनी, इस तरह से। यानी कि ब्रिटेन की वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लगेगा भारत में आने पर। आप कहेंगे ऐसा क्यों किया इसने, इससे क्या होगा, सूती कपड़ा भारत में बिना टैक्स के आएगा तो भारतीय कपड़े से संघर्ष होगा, तो ये सस्ता हो जाएगा और ये जीत जाएगा, ये मशीन में बना हुआ। देखिए, एक्चुअल में ये लंकाशायर जो है ना, वह जगह है, वहां के जो व्यापारी हैं वो सरकार पर दबाव बना रहे थे, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वहां के व्यापारियों का वोट लेने के लिए ये किया, उन्हें खुश करने के लिए ये नीति लागू की थी, चाहे भारत में नाश हो जाए किसी का, भूखे मर जाए लोग, लेकिन इसने क्या किया, 29 वस्तुओं पर आयात शुल्क हटा दिया ब्रिटेन के उद्योगपतियों के दबाव में। चलिए, नेक्स्ट चलता हूं, लॉर्ड रिपन पे आते हैं। चलिए, देखिए, लिटन ने समाचार पत्र एक्ट लगाया था, रिपन ने उसे समाप्त कर दिया, वरना प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया, जिसके कारण इसे प्रेस का मुक्तिदाता भी कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें बता दूं, पहले मैं आपको जब गवर्नर जनरल की वीडियो बताया था तो वहां पर चार्ल्स मेटकॉफ को भी कहा गया था ना, चार्ल्स मेटकॉफ थे, जिनका काल 1835 से 36 था, तो याद रखिएगा, अगर दोनों ऑप्शन हो तो मेटकॉफ लगाएंगे। इन्होंने भी पिछले कानून को हटाया, तो इन्हें भी प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। रिपन ने कुछ ज्यादा तो नहीं किया, लेकिन सिविल सेवा की आयु जो लिटन ने 21 से 19 की थी, इसने वापस से उसे रीइंस्टेट कर दिया, यानी बहाल कर दिया, 19 से 21 कर दिया। चलिए, आपको याद है, मैं पीछे वाले से तुलना कर देता हूं, 1872 में मेयो ने क्या कराई थी, मेयो ने पहली जनगणना कराई थी ना, मैंने आपको कहा था उसमें वैज्ञानिकता का अभाव था। चलिए, अब इसने क्या करा, इसने सबसे पहले जो जनगणना कराई, नियमित जनगणना, आप यही कहिए, वैज्ञानिक जनगणना कराने का श्रेय किसे जाता है, रिपन के समय में हुई 1881 में। 1881 के बाद ही हर 10 साल बाद जनगणना हो रही है, ठीक बात है, याद रखिएगा, यहीं से 10 साल का ट्रेंड शुरू हुआ है, जो अभी 2011 में, अब 2021 में होनी है, दवा की देखते हैं स्थिति क्या है। उसके बाद प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 पास हुआ रिपन के समय। चलिए, देखिए, ये मुख्य रूप से बच्चों के लिए था, मुख्य रूप से किसके लिए था, बच्चों पर फोकस था। क्या किया गया इसमें, क्या क्वेश्चन पूछ लेता वो देख लेते हैं। देखिए, कारखाने में काम करने की आयु 7 वर्ष से कम वाला नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता, और जिनकी आयु 7 से 12 साल है
उनके घंटे निश्चित कर दिए। ठीक बात है, 7 से 12 वालों को घंटे निश्चित कर दिए गए, याद रखिएगा। और तीसरा क्या किया गया, तीसरा ये कहा गया जो डेंजर मशीनें हैं, डेंजर मशीनों के चारों तरफ सुरक्षा बाड़ा लगाना पड़ा, सुरक्षा घेरा बनाना है ना, जिससे कि अगर कोई दिक्कत हो तो बचाव हो सके, सुरक्षा घेरा बनाने की बात की गई। अब ये कारखाना एक्ट जो है किस पर लागू होता था, जो कम से कम 100 कर्मचारी हो, जहां पर 100 से कम वालों पर नहीं लागू होता था, कम से कम 100 कर्मचारी हो, 100 या 100 से ज्यादा काम करने वाले कर्मचारियों पर ही कारखाना एक्ट लागू होता था। मुख्य फोकस बच्चों पे था। क्या कहा गया, पेपर में पूछे कि आपको कितने साल से कम आयु के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे 7 साल से कम नहीं कर सकते थे। ठीक होगी बात। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट चल रहा हूं, आप आ जाइए मेरे साथ। यहाँ लिखा हुआ है विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग बना, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ पीछे, आपको याद है 1854 में वुड का डिस्पैच आया था, अभी हमने पीछे भी बात की। ठीक बात है, अब वुड का डिस्पैच आया था 1854 में। अब वुड के डिस्पैच के बाद क्या प्रगति हुई है, उस प्रगति की जांच के लिए ही 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर आयोग का गठन हुआ। बिल्कुल ठीक बात है, हंटर आयोग का गठन हुआ। आप कहेंगे हंटर आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था, देखिए मैं आपको बता दूं हंटर आयोग की सिफारिश, इसने मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा पर बल दिया। पेपर में पूछा भी जाता है कौन से फोकस था, प्रारंभिक शिक्षा पर बल था इसका, प्रारंभिक शिक्षा की ही जांच करनी थी। इसने पता है क्या कहा था, इसने कहा था जो प्रारंभिक शिक्षा है वो किसे दे देनी चाहिए, वो नगर पालिकाओं को दे देनी चाहिए, यानी सरकार को इनसे हट जाना चाहिए, नगर पालिका को दे दो। यानी नगर पालिका, हमने पीछे बात करी कि नगर पालिका वगैरह बनी थी, तो नगर पालिकाएं जो बनी थी उसने कहा कि प्रारंभिक शिक्षा नगर पालिकाओं को दे दो। ठीक है, दूसरा फिर सरकार को इस शिक्षा से हट जाना चाहिए। फिर इसने एक बात और कही थी कि स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। ठीक होगी बात, किस पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। आप याद रखिएगा स्त्री शिक्षा पर कहा था इसने, तो याद रखेंगे आपको हंटर आयोग, बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद अब मैं आगे चलता हूं, ये लिखा हुआ है 1882 में स्थानीय शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं रिपन। ठीक है, देखिए रिपन के समय स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना, अब मैं आपको कहूं कैसे, तो आप कहेंगे पीछे नगर पालिका तो बन गई थी, इसने क्या किया, इसने सभी नगरों में नगर पालिका की बात की। नगरों में तो इसने कहा नगर पालिका हो, और गांव में क्या हो, गांव में ग्राम के बोर्ड बने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम बोर्डों की स्थापना हो, और उन्हें निश्चित कर दिए जाएं कि भाई वो कर भी लगाएं, निश्चित कर दिए जाएं, यानी कि आय के साधन दिए जाएं। तो स्थानीय शासन प्रणाली के जनक माने जाते हैं आपके कौन, इंपॉर्टेंट है आपके, इनका नाम है लॉर्ड रिपन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक बात है। और स्थानीय शासन प्रणाली में जो ग्राम बोर्ड और नगर पालिका बने ना, इसमें गैर सरकारी सदस्य का बहुमत था, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत। ठीक है, इसलिए आप देखिए जाने जाते हैं। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद पे आता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्बर्ट बिल विवाद। इसे आप समझ लीजिए। देखिए एक व्यक्ति, देखिए वहां पे ना दो तरह के प्रशासन होते थे, एक तो होते थे जज होते थे प्रेसिडेंसी के, प्रेसिडेंसी नगर होते थे, जो मैं आपको नगर लिख रहा हूं, और एक लिख रहा हूं ग्राम। ठीक होगी बात। लेकिन नगर में भारतीय जज होगा, अगर नगर में अगर भारतीय जज होगा तो वो दोनों मुकदमे सुनेगा, किसका, भारतीय का भी और यूरोपीय का, दोनों का मुकदमा सुन सकता था वो। ठीक है, देखिए क्या था न्याय प्रणाली में भेदभाव ये था। और गांव में जो भारतीय होगा, भारतीय भारतीय का मुकदमा सुनेगा, यानी भारतीय जज होना चाहिए भारतीय अपराधी के लिए, और यूरोपीय जज होना चाहिए यूरोपीय अपराधी के लिए। ठीक है, ये भेदभाव कर रखा था। ठीक हो गया, आपको समझ आ गया होगा। तो अब हुआ क्या वो समझ लेते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिहारी लाल गुप्त, गुप्त कह लीजिए, बिहारी लाल गुप्ता कह लीजिए, एक ही बात है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। ठीक बात है, वो प्रेसिडेंसी नगर के जज थे। जब वो नगर के जज थे तो वो भारतीय और यूरोपीय दोनों का मुकदमा सुनते थे।
तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। उनका प्रमोशन हो गया, क्या हुआ, पदोन्नति हो गई। अब पदोन्नति होने पर वो कहां के, वो गांव के जज बन गए। नगर से पदोन्नत होकर कहां गए, गांव के जज। अब गांव के जज गए बने, तो गांव में भारतीय यूरोपियों का मुकदमा तो नहीं सुन सकता, तो उनका अधिकार क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। आप देख रहे हैं, अधिकार क्षेत्र क्या हो गया, कम हो गया। तो इस बात को लेकर के उन्होंने विवाद किया। उन्होंने कहा भाई मेरी पदोन्नति हुई है कि पदावनत हुआ है। प्रमोशन होने का मतलब ये होता है, पदोन्नति इज इक्वल टू कार्य क्षेत्र बढ़ना। पदोन्नति का मतलब तनख्वाह बढ़ना नहीं, कार्य क्षेत्र बढ़ना होता है। लेकिन यहां क्या हुआ, पदोन्नति हुई और कार्य क्षेत्र घट गया, उनके अधिकार क्षेत्र घट गए। तो इस बात के लिए उन्होंने गवर्नर जनरल को लेटर लिखा। गवर्नर जनरल ने क्या किया, गवर्नर जनरल ने फैसला, गवर्नर जनरल ने एक व्यक्ति थे जो कि विधि सदस्य थे। इल्बर्ट कौन थे, इल्बर्ट एक विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल की वाइस राय के सदस्य थे। इनका पूरा नाम था पी सी इल्बर्ट। क्या नाम था, पीसी इल्बर्ट। पीसी इल्बर्ट की अध्यक्षता में एक, ये गवर्नर जनरल के विधि सदस्य थे। इन्होंने जांच करी, जांच करके रिपोर्ट दी, और रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये भेदभाव को समाप्त करने की बात की। तो अब भेदभाव को समाप्त करने की बात कर रहे हैं इल्बर्ट, ये गोरे लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ और गोरे लोगों ने हंगामा कर दिया। आपको पता है भारत में हंगामा हो गया इसकी रिपोर्ट पर। अंग्रेजों ने हंगामा कर दिया, उन्होंने कहा ये काले लोग हमारे गोरों का मुकदमा सुनेंगे, तो हंगामा हो गया। बाद में रिपन झुका, रिपन को झुकना पड़ा, ठीक हो गई बात, और रिपन को झुकना पड़ा। और बाद में क्या किया, बाद में इन्होंने फैसला लिया कि यदि यूरोपीय लोगों का मामला आएगा ना गांव में अगर यूरोपीय अपराधी है तो उसमें 12 सदस्यों की ज्यूरी सुनेगी मामला यूरोपियों का, और 12 सदस्यों में से 7 यूरोपीय होने चाहिए। समझिए आप, इन्होंने कहा यूरोपीय अपराधी का मामला 12 सदस्यों की ज्यूरी, ज्यूरी का मतलब एक समूह चुनेगा, 12 में से 7 यूरोपीय यानी भारतीय हैं लेकिन भारतीय 5 ही हों, ठीक होगी बात। ये हुआ था रिपन का, इससे हृदय बहुत टूट गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को क्या कहा, भारत का उद्धारक की संज्ञा दी, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। इसके अलावा रिपन के बारे में क्या है आप देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक दो क्वेश्चन बताता हूँ। 1831 में बेंटिंग ने क्या किया था, बेंटिंग ने मैसूर पर, मैंने आपको बिच्ची बेंटिंग पढ़ाया था, तो वहां पर मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा था, ठीक बात है। अब इसे रिपन को लगा कि वो गलत हुआ था, तो रिपन ने मैसूर परिवार को मैसूर लौटा दिया, वापस कर दिया, ठीक बात है। आप देखिए इसे लगा कि ये गलत हुआ था, तो इसने आकर के अपने समय में लौटा दिया। देखिए कितने साल बाद, रिपन का 80 से 84, लगभग 50 साल बाद इसने लौटाया है। चलिए उसके बाद और क्या हो सकता है, इसने, आपको याद है मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण शुरू किया है, वित्तीय विकेंद्रीकरण। मेयो के वित्तीय विकेंद्रीकरण को इसने क्या करा, इसने बढ़ावा दिया। आप कहेंगे बढ़ावा कैसे दिया, वो समझ लीजिए। इसने करों को 3 पार्ट्स में बांट दिया, करों को 3 पार्ट्स में बांट दिया, और एक तो हो गए इंपीरियल कर, इंपीरियल टैक्स, ठीक हो गई बात। एक हो गए प्रांतीय कर, और एक हो गए संवर्ती यानी बटे हुए, दोनों में, ठीक बात है। इंपीरियल कर कौन से थे, आप देख सकते हैं, इसकी सीधा केंद्र को आय होती थी, सीधा आय किसको होती थी, केंद्र को। ठीक, कौन से हो सकते हैं इसमें, आप देख सकते हैं सीमा शुल्क, डाक तार, ठीक है, रेलवे, अफीम, ये वाले कर सीधा, इनसे जो आय होगी वो सीधा केंद्र को जाएगी, ठीक बात है, लिखा हुआ है। और प्रांतीय कर, ये प्रांतों को मिलेंगे, प्रांतों को। इसमें कौन से थे, स्थानीय महत्व के, डॉक्टर, डॉक्टर पर जेल, मुद्रण, छपाई छुपाई पे जो सीधे कर थे, वो उसकी आय प्रांतों को होती थी। अब ये बटी हुई किसको, ये केंद्र
और प्रांतों के बीच इनका हिस्सा बंटता था। ये कौन से होते थे? ये होते थे आबकारी, स्टाम्प, जंगल कर। ठीक बात है। ये सारे के सारे ये दोनों के लिए केंद्र और प्रांतों के बीच में बंटवारा होता था। इस प्रकार से इसने क्या किया? इसने वित्तीय विकेंद्रीकरण के तहत करों का बंटवारा शुरू किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, अब ये मेरा पूरा हो गया, मैं यहाँ तक रोक रहा हूँ, आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए। चलिए, ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ तक लॉर्ड रिपन तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रिपन के बाद क्या क्या हुआ। चलिए, तब तक आप देखते रहिएगा। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। चलिए, सुखी रहिए। थैंक यू।